नमल। उसका हक है। हाशिम ने गहरी सांस ली। वो दोनों यूँ गुफ्तगू कर रहे थे जैसे दूसरा कोई मौजूद ना हो। मगर मैं अपने किसी गुनाह को जस्टिफाई नहीं करूँगा। आप मुझे कोर्ट में ले जाना चाहें ले जाएं, मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने रुककर एक और चम्मच मुंह में रखा और चबाया। सब सांस रोके उसे देख रहे थे। इससे हम दोनों खानदानों का नुकसान ही नुकसान होगा। आप अच्छे लोग हैं। मैं भी अब पहले वाले आदमी जैसा नहीं रहा। खुद को बदल रहा हूँ, मूव ऑन कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे माफ़ कर दें। मैंने अपने किए की बहुत सज़ा भुगत ली है, सारी ज़िंदगी भुगतूँगा। मगर इंतकाम और इंसाफ की नई जंग लड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। आप लोगों ने मेरी वजह से बहुत सफ़र किया है। मैं नहीं चाहता कि आप मज़ीद दुख उठाएं। प्लेट परे खसकाई तो फारिस ने इशारा किया। और लो ना। नहीं थैंक्स, मैं डाइट पे हूँ। बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर माज़रत करता हूँ, क्योंकि मैंने इसीलिए सादे यूसुफ फाउंडेशन बनाई है ताकि मज़ीद किसी ख़ानदान को इस सब से ना गुजरना पड़े। आगे आप लोग जो भी करना चाहें आपकी मर्ज़ी। नैपकिन उठाकर हाथ साफ़ किए। मेरी तरफ से आप आज़ाद हैं। माफ़ करें या सज़ा दें, मैं पुरानी बातों और हिसाबों में अब नहीं पड़ना चाहता। मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। थैंक यू। श्योर, वेलकम। हाशिम खड़ा हुआ तो फारिस भी खड़ा हुआ। हाशिम ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे काम है कुछ, अब चलता हूँ। फारिस ने उससे हाथ मिलाते हुए सर को खम दिया। मैं सदी को उसके इरादे से बाज रखने की कोशिश करूँगा हाशिम, मगर कोई वादा नहीं कर सकता। हाशिम अलविदाई कलामात कहकर मुड़ गया और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। बिरयानी ठंडी हो गई थी और जज्बात गर्म उबल रहे थे। डाइनिंग हॉल में सांप सूंघा हुआ था। सब शेल थे। नुदरत बदिक्कत बोल पाई। वो अपने किए पे शर्मिंदा है। तुमने उसे क्यों बताया? जुमर ने हकलाते हुए फारिस की तरफ रुख फेरा। वो भी यकीन थी। वो इदरीस और मेरे बारे में पता करवा रहा था। उसको शक था। मैंने कन्फर्म कर दिया। वो इसी रग़बत से चावल खा रहा था। उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी। हना भी बेयकीन थी, मुतहय्यर थी। पता नहीं, अब्बा तलखी से बोले। यकदम बाहर किसी शय के गिरने की आवाज़ आई और एकदम हना उठकर बाहर भागी। दरवाज़ा खुला था और पोर्च के मार्बल के फर्श पे दरवाजे की तख्ती गिरी पड़ी थी। वो इतनी ज़ोर से दे मारी गई थी कि 2 टुकड़ों में टूट गई थी। बंद गेट के बाहर गाड़ियों के जन से गुजर जाने की आवाज़ सुनाई दी थी। मुझे समझ नहीं आ रही वो माफ़ी क्यों मांग रहा था और तुम उससे ये किस तरह बात कर रहे थे। अंदर जुमर हनूस गुमगू सी बोल रही थी। वो माफ़ी नहीं मांग रहा था जुमर। अपने ऑफिस की इमारत की बालाई मंजिल की राहदारी में तेज़ तेज़ चलते हाशिम ने टाई ढीली की। उसका चेहरा फटते जज्बात से सुर्ख टिमटिमाता रहा था। 2 आदमी उसके साथ चल रहे थे और मुसलसल उसकी रफ्तार से मिलने की कोशिश में लगे थे। अपनी कुर्सियों और कैबिन में काम करते वर्कर्स रुक रुक कर उसको देखने लगे थे। ठोकर से उसने नौशरवान के ऑफिस का दरवाज़ा खोला। वो मुझे चेक कर रहा था कि मेरा गुस्सा कैसा है, कि मैं वो पहले वाला इंसान हूँ या नहीं। सामने मेज़ के पीछे नौशरवान बैठा मोबाइल पे लगा था। आवाज़ पे नागवारी से चेहरा उठाया। हाशिम किसी वहशी जानवर की तरह उसकी तरफ लपका और उसे गिरेबान से झपट कर गिरा लिया। फिर यके बाद तीसरे 2 थप्पड़ उसके चेहरे पे जड़ दिए। क्या बकवास की थी मैंने? सादी यूसुफ को मत छेड़ो, मुझे संभालने दो। एक तीसरा थप्पड़ उसे दे मारते हुए वो चिल्लाया था। वो जांच रहा था कि हम कितना जानते हैं, परख रहा था कि हम कितने अहल हैं, महसूस कर रहा था कि हमारे असाब कितने मजबूत हैं। हाशिम ने हक्का बक्का से खड़े शेरू को परे धकेला और गुस्से से हल्के बल चिल्लाया। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने, हम सबको बर्बाद कर दिया। मेरी बरसों की साख इज़्ज़त सब बर्बाद हो जाएगा। और वो कह रहा था कि वो सब कुछ समझ गया है। वो पहले जैसा आदमी नहीं रहा जो हमारे हाथों बेवकूफ़ बन जाएगा। नौशरवान मुंह पे हाथ रखे हक तहक चल सा खड़ा था। हाशिम एकदम आगे बढ़ा और उसकी मेज़ की सारी चीज़ें ज़ोर से हाथ मारकर नीचे गिरा दी। वो नीच घटिया लोग जिनको मैं अपने बराबर कुर्सी पे ना बिठाऊं, वो सब जानते हैं। सुना तुमने, जिस उम्र को तुम इस ऑफिस में लाते थे वो सब जानती है और तुम्हारी वजह से मैं उसके हाथों धोखा खा गया। तुम्हारी वजह से उनको इतनी मोहलत मिल गई कि वो तैयारी कर लें खून
शाम के नौशरवान पे खड़े वो कुर्रा रहा था। फिर उसने कोट उतार कर परे फेंका और वो कह रहा था कि हम उसके साथ जंग करके उसका नुकसान नहीं करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। मैं मुत्तफिक हूँ वैसे इस बात से, मगर चूँकि शादी से वादा किया है तो फिर निभाना होगा। जवाहिरात तेज़ी से ऑफिस में दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर गुश्ते बदनिगाह रह गई। मुंह तक खुल गया, बिखरी टूटी चीज़ें। मुंह पे हाथ रख के खड़ा नौशरवान और शर्ट के आस्तीन चढ़ाता, गुस्से से चीख चीख कर उसे गालियाँ निकालता। हाशिम, मेरा पावर प्लांट तबाह हुआ है। चंद दिन पहले मैं एक और स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता था, मगर थैंक्स टू नौशरवान कारदार, आधा मर्द नौशरवान कारदार, उसने मेरा सब कुछ दांव पे लगा दिया। जवाहिरात को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाशिम, क्या हुआ है? फारिस जानता है, वो सब जानता है। हाशिम, वो हमेशा से जानता था। वो लोग हमारे खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं। जवाहिरात का सांस थम गया था और वो कह रहा था कि वो मूव ऑन करने के लिए तैयार है, वो अगले हर मरहले के लिए तैयार है, वो हर शय को संभालने के लिए तैयार है। ओह गॉड हाशिम! जवाहिरात परेशानी से उसके करीब आई। अब क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? मैं हाशिम कारदार हूँ। ये मेरी ज़िंदगी की पहली जंग नहीं है मम्मी। मैं इस पूरे ख़ानदान को तबाह कर दूँगा। वो एक एक रुपए के मोहताज होकर 24 घंटों में सड़क पे आ जाएंगे। मैं तैयार हूँ। नफ़रत और तल्ख़ी से चबा चबा कर कहते उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और ऊंची आवाज़ में रईस समेत दूसरे अफराद को अंदर आने का कहने लगा। अफरा तफरी, चीखो पुकार, भगदड़, पूरे ऑफिस में गोया क़यामत आ गई थी। हाशिम ठीक सोच रहा है, वो तैयार है, वो हमेशा तैयार होता है जुमर। वो एक अच्छा आदमी नहीं है, मगर वो एक अजीम आदमी है। लेकिन उसको सिर्फ एक बात मालूम नहीं कि इस दफ़ा कुर्सी से खेलकर उठते हुए फारिस मुस्कुरा कर बोला था, मैं भी तैयार हूँ। जुम्मे की दोपहर यूँ लगता था कि गोया बर्फीले बादलों की तह पिघलकर फिज़ा में गायब हो गई हो और कहीं अचानक से सुनहरी सूरज आसमान पे नमूदार होता पूरे शहर को सोने का हूल चढ़ा गया हो। अपने ऑफिस के खुले दरवाजे पे हाशिम उसी तरह ढीली टाई और चढ़े आस्तीन के साथ खड़ा वो चंद अफराद को अंदर जाने का रास्ता दे रहा था। आखिरी दाखिल होने वाले साहिब हारून उबैद थे। उनके पीछे अहमद आने लगा तो तुम अभी इसी वक्त फायर्ड हो। रौनक से उंगली से दफ़ा हो जाने का इशारा किया। अहमद साकित रह गया। मगर सर, तुम फारिस के दोस्त हो, मुझे एतबार नहीं रहा तुम पर, और इस वक्त मेरा एतबार तुम कमा नहीं सकते। सो आउट। हाशिम गुस्से से कहकर उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करके अंदर आया। जवाहिरात अपनी जगह छोड़कर खड़ी नजर आ रही थी और नागवारी से सामने बैठे हारून को देख रही थी। फिर हाशिम को देखा। हारून को क्यों लाए हो? ताकि ये खुश हो जाएं। इनकी वजह से हमारा पावर प्लांट तबाह हुआ। हाशिम, हमें इस वक्त एक होना है मम्मी, अपनी सियासतें बाद में कीजिएगा। वो सर्द मेहरी से कहकर आगे आया। हारून काफ़ी महफूज होते नशिस्त संभाल चुके थे। बाकी लोग हाथ बांधे खड़े थे। नौशरवान सर झुकाए बैठा था, उसका चेहरा सुर्ख था। हाशिम आज भी वही गाली दी थी, मगर वो उसे 3 गोलियां नहीं मार सकता था। तो च्वाइस हमेशा इंसान के हाथ में होती है। स्कैंडल के शुरू होने से पहले ही उसको कुचला जाता है और हम सबको मिलकर उसे कुचलना होगा। मैं हाशिम कारदार हूँ और ये स्कैंडल्स मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, अगर मैं डूबा तो तुम सब भी मेरे साथ डूबोगे। अपनी सीट के पीछे खड़े वो माथे पे तेवरियाँ डाले बुलंद मगर रोहानसी आवाज़ में कह रहा था। 1 घंटे के अंदर अंदर वो अपनी सीट के पीछे खड़ा ताकुम से कह रहा था, उन लोगों को हम पाई पाई का मोहताज कर देंगे। उनके पास महीने भर जिंदा रहने का खर्चा भी नहीं होगा। फिर उसने फ़ोन उठाया और कान से लगाया। थोड़ी देर बाद वो फ़ोन में कह रहा था, चंद आईडी कार्ड्स की कॉपीज़ भेज रहा हूँ गदीर साहब। यूसुफ ख़ानदान के इन आईडी कार्ड से वाबस्ता तमाम बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए जाने चाहिए। आपके पास 1 घंटा है। जब उनके सारे असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे तो उनके पास हमसे लड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उनको अपनी फ़िक्र पड़ जाएगी। हारून ने तायदी अंदाज में सर हिलाया था। जवाहिरात कहकर रह गई। मुझे इस मुल्क में हाशिम अब रही से कह रहा था, उनकी एक एक ज़मीन, प्लाट, मकान, सब का हिसाब चाहिए। ये घर जिसमें वो रह रहे हैं, हारून तुम उसके मालिक से रब्ता करो। हम अभी इसी वक्त उसको ख़रीद रहे हैं। शाम तक उनका सामान उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। और तुम, सामने खड़े 3 अफराद की तरफ मुतवज्जे हुआ जो उसकी हिदायत के मुंतज़िर थे,
اپنے سارے آدمی لے جاؤ، شہر کے بدترین فراری مجرم جو کسی سے نہ ڈرتے ہوں، کوئی پولیس، کوئی چیک پوسٹ، تمہیں آج کے دن کوئی نہیں روکے گا۔ ان کے گھر کے باہر جا کر اپنی گاڑیاں روکو اور گولیاں چلا چلا کر ان کی دیواروں کو چھلنی کر دو، سارے شیشے توڑ دو۔ جب متوقع خوف و ہراس پھیل جائے تو واپس آ جانا۔ آفس میں ہر کوئی اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ ہارون فون کرنے باہر چلے گئے تھے، ہاشم بھی موبائل پہ مصروف تھا۔ ایک نوجوان تھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا، بالکل چپ۔ بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے ہارون نے اپنی جگہ پہ دوبارہ بیٹھتے ہاشم کو مخاطب کیا۔ ان کے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں بچی، کوئی اثاثہ ایسا نہیں ہے جس پہ قبضہ کر کے ہم ان کی کمر توڑ سکیں۔ واحد بچی ہوئی پراپرٹی اس نے آپ کو ہی فروخت کی تھی، وہ انیکسی جس کی مالکیت کے کروڑوں روپے فارس قاضی کے کسی اکاؤنٹ میں پڑے ہوں گے۔ اس وقت محفوظ انداز میں جواہرات کو دیکھا جو پہلو بدل کر رہ گئی۔ میں نے اپنی انا کے پیچھے وہ انیکسی خرید لی، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میری ہی رقم سے ہمارے خلاف کیس لڑے گا۔ اور وہ گھر، ہاشم نے تیزی سے بات کاٹی، وہ کس کے نام ہے؟ وہ چند دن پہلے ان خاتون سیاستدان نے خریدا ہے جن کو بدنام کرنے میں تمہاری ماں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ہم اس عورت سے وہ گھر نہیں خرید سکتے، ہم اس سے ابھی بات بھی نہیں کر سکتے۔ گہری سانس لے کر کہہ رہے تھے اور ہاشم نے غصے سے میز پہ رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر دیوار پہ دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے فرش پہ جا گرے، سب خاموش رہ گئے۔ پھر وہ فون اٹھاتے ہوئے بولا، لیکن وہ اس رقم کو نہیں استعمال کر سکیں گے۔ جب ان کے بینک اکاؤنٹس فریز ہو جائیں گے تو وہ اس رقم سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی، ہاشم کے چہرے پہ جوش تھا، امید تھی۔ جی غدیر صاحب، کام ہو گیا؟ رابطہ ملتے ہی وہ تیزی سے بولا، گڈ۔ وہ مسکرایا، تو ان کے تمام اکاؤنٹس فریز ہو گئے؟ ویری گڈ۔ اس نے وکٹری کی 2 انگلیاں بنا کر اوپر اٹھائی۔ جواہرات نے سکون کی پہلی سانس خارج کی، یعنی اب وہ ان بینک اکاؤنٹس سے کچھ نہیں لے سکتے۔ زبردست۔ ویسے اندازاً کتنا سرمایہ فریز ہوا ہوگا؟ اور پھر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ 2037 روپے؟ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ہاتھ کے اشارے سے باقی لوگوں کو خاموش ہونے کو کہا۔ آفس میں سناٹا چھا گیا۔ کیا مطلب؟ ان کے اکاؤنٹس خالی کیوں ہیں؟ پچھلے 1 ماہ میں انہوں نے اپنا تمام سرمایہ کہاں منتقل کر دیا ہے؟ اب کی دفعہ اس نے فون آہستہ سے پرے ڈالا تھا۔ فارس اپنی تمام رقم کہیں اور منتقل کر چکا ہے اور ہم ٹریس نہیں کر پا رہے کہ کدھر۔ سر پلیز یہ دیکھیں۔ حلیمہ تیزی سے آفس میں داخل ہوئی اور اس سے پہلے کہ ہاشم اس کو جلا کر باہر جانے کو کہتا، اس نے ایک ٹیپ میز پہ رکھی۔ اسکرین پہ موجود چہرہ دیکھ کر ہاشم چونک کر سیدھا ہوا۔ میرا نام ہے سعدی یوسف۔ وہ سڑک کنارے چلتے ہوئے سیلفی کیمرے سے اپنے چہرے کی ویڈیو بناتا تلخی سے کہہ رہا تھا، مجھے 8 ماہ تک سری لنکا کے شہر کولمبو کے ہوٹل نام لے کر تہخانے میں قید رکھنے والے کاردار خاندان اور ہارون عبید کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں واپس آ گیا ہوں اور میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ میں عدالت جا کر بتاؤں گا کہ مجھے گولیاں مارنے والا نوشیروان کاردار تھا، مجھے اغوا کر کے حبس بے جا میں رکھنے اور نیسکام پروجیکٹس کے حساس راز پوچھنے کے لیے تشدد کرنے والے مشہور زمانہ IPPS ہارون عبید اور ہاشم کاردار تھے۔ وہ چلتے چلتے پورے اعتماد سے بولتا جا رہا تھا، چہرے پہ سختی اور آنکھوں میں تپش تھی۔ اور اگر مجھے قتل کر دیا گیا یا غائب کر دیا گیا تو ہاشم کاردار اور ہارون عبید کو پکڑا جائے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی تھی، سنسنی خیز بھی تھی۔ جہاں ہاشم کے چہرے کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا، وہاں ہارون کی مسکراہٹ بالکل غائب ہو گئی تھی اور وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ اپنے نام پہ چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ جواہرات بالآخر ہلکی سی مسکرائی تھی، جلتے دل پہ پھوار پڑی تھی۔ نوشیروان جو اس سارے اثناء میں سر جھکائے بیٹھا تھا، ایک دم کھڑا ہوا۔ وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ بھائی، لوگ اس ویڈیو کے نیچے میری تصویر پوسٹ کر رہے ہیں، میری کوئی پرائیویسی ہے؟ یہ سب مجھے بدنام کر رہے ہیں۔ اس کا چہرہ فک تھا اور اس پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پھر وہ لگ پک کر ہاشم کے پاس آیا، مجھے اس سب سے نکالے بھائی، پلیز کچھ کریں۔ اس کے چہرے پہ التجا تھی، ساری ہٹ درمی، وہ پورا مرد بننے کا زوم، سب غائب تھا اور وہ بوکھلایا ہوا لگتا تھا۔ ہاشم نے ایک قہر آلود نظر اس پہ ڈالی۔ ہاں، ایک اسی کام کے لیے ہے تمہارا بھائی، مگر بے فکر رہو، ہر دفعہ کی طرح تمہارا پھیلایا گند میں صاف کر لوں گا۔ اور فون اٹھا کر ان افراد کو کال کرنے لگا جو اس نے فارس کے گھر کی طرف روانہ کیے تھے۔ ان کے گھر کے سارے شیشے توڑ ڈالو، انہوں نے ویڈیو بنا کر ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اتنی گولیاں برسانا
کہ ان کی دیواریں چھلنی ہو جائیں، استرینو تاکید کرتا وہ کہہ رہا تھا۔